टॉपिक इज HDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक पूरा सर्कल होता है, एक पूरी स्टेप बाय स्टेप हमें उसको फॉलो करना होता है, सारी स्टेप्स को, हर फेसेस को, तब जाकर हमारा एक कंप्लीट सिस्टम तैयार होता है। तो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो स्टेप फॉलो की जाती हैं और स्टेप बाय स्टेप जो वर्क किया जाता है दैट इज़ HDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, वहाँ पर भी किसी भी मॉडल को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए अलग अलग स्टेप फॉलो की जाती हैं। जैसा हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियल स्टेज है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस जो कि हमें फॉलो करना होता है। हर स्टेप को आप फॉलो करोगे तब जाकर आपका एक कंप्लीट सिस्टम तैयार होगा। तो हर यहाँ पर ऐसा नहीं हमें एकदम इनिशियल स्टेज मतलब शुरुआत से हमें स्टेप 1 जैसे हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक सीढ़ी चढ़ें और यहाँ से डायरेक्ट हम किसी और पे जंप करें। तो इससे क्या होगा अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप को फॉलो करना होता है, तब जाकर आपका एक कंप्लीट सिस्टम तैयार होगा। तो ये स्टेप हमें आगे चल के इनको समझना है हर स्टेप को, क्योंकि आपका जो सेट पेपर है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सेट जो पेपर है आपका, जो कि HDLC पर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर बेस है। यदि आपने HDLC के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया, इट मीन्स कि आपने ये पूरा जो कंप्लीट पेपर है इसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा आपके इस टॉपिक से। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक HDLC तो जो आपको जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्लियर हुआ है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। और मेन चीज़ इसका काम है किसी भी सिस्टम को जब हम तैयार कर रहे हैं तो हर स्टेप को यदि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, हर स्टेप को यदि प्रॉपर वे में हम फॉलो करेंगे तो वो हमारी उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बहुत अच्छी होगी और हम एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। तो ये HDLC की डेफिनेशन आप बता सकते हैं। देन ये जो होती है, आप लोग जब एग्ज़ाम में हमें डायग्राम बनाने होते हैं तो इस तरीके से आप पूरा एक साइकिल टाइप का सर्कल टाइप बना सकते हैं, जिसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप आप इन प्रोसेस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जस्ट एग्जांपल, पर मैंने यहाँ पे इसके आगे से इसके बाद ये जो 7 फेज़ हैं जो कि HDLC के मेन स्टेप्स हैं जिन्हें हमें 1 बाय 1 करके फॉलो करना है। और जब ये एक साथ हम जब कंप्लीट करते हैं फिर वापस से ये पूरी, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए इन स्टेज से होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो जिसमें HDLC की अब हम इसके आगे इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, या आप कोई बिज़नेस, यदि आपका माइंड है तो आप बिज़नेस की कोई प्लानिंग आपके माइंड में है तो आप उसको लेकर इस HDLC को दिमाग में रखें। तो आपको इसकी जो एक इमेज हमारे माइंड में सेट होती है कि यार स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, मेकिंग प्लान, तो किस चीज़ की स्टडी करना है, किस चीज़ की प्लानिंग करना है। तो आपको जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को लेकर आप इस टॉपिक को उससे रिलेट करें, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेगा HDLC। तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, जिसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। जैसा कि नाम से समझ में आता है स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, इट मीन्स कि हमें देखना है, यदि सबसे पहली चीज़ हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज में हम एक फ़ीस काउंटर की हम बात करें तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है जिस पर वर्क किया जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि अब हमें उस चीज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है नया। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे कि जिसमें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। पहला पॉइंट यहाँ पर आया व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। इट मीन्स कि आप देखेंगे कि जो सिस्टम चला आ रहा था उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम थी, और यदि आपके पास प्रॉब्लम और फिर डिटरमाइन इफ़ अ न्यू सिस्टम इज़ नीडेड, तब आप फिर ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे ज़रूरत है, या अदरवाइज़ यदि वो सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज हो रही हैं, तो हम नया सिस्टम फिर बनाएंगे ही क्यों। तो वो हमें देखना है
यहाँ पर स्टडी करना है उस चीज़ की। फिर यदि हमने देखा कि यदि हमें सिस्टम की ज़रूरत है, एक नए सिस्टम की, क्यों? क्योंकि पहले सिस्टम में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक नया सिस्टम जो हम तैयार कर रहे हैं, तो हमने जब स्टडी कर ली कि इसमें ये प्रॉब्लम थी, तो हम ये भी देखेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है। तब आप क्या करेंगे, उस सिस्टम को या उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेंगे। तो फर्स्ट इज़ अ स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, या इसे कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें स्टडी की जाती है कि पुराना सिस्टम जो चला आ रहा था उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है और क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसका नेक्स्ट हम उस प्रोजेक्ट को आगे करेंगे। सेकेंड स्टेज आती है मेकिंग प्लान, या फिर यहाँ पर कहा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो आप जब इसकी डेफिनेशन आप लिखते हैं या आप इनको पॉइंट्स को लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये सेकेंड स्टेज होती है, जो कि किसके बाद आई, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम के बाद सेकेंड स्टेज आती है मेकिंग प्लान या फिजिबिलिटी स्टडी। जैसे मेकिंग प्लान तो समझ में आ रहा है, फिजिबिलिटी स्टडी का हिंदी फिजिबिलिटी का मीनिंग होता है साध्यता। इसमें हम देखेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमने जो स्टडी तो कर ली, प्रॉब्लम तो हमने निकाल ली, अब हम यहाँ पे देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी कि आप जो सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं तो उसकी किन किन पॉइंट को लेकर आप स्टडी करते हैं। एक तो उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, ऑपरेशनल देखते हैं और शेड्यूल देखते हैं। ये 4 पॉइंट पर स्टडी की जाती है मेकिंग प्लान में। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है कि आप जब इकोनॉमिकल यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि यदि जो सिस्टम आपके पास था, आप एक नया प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं तो उसमें पैसा कितना लग रहा है, कॉस्ट एंड बेनिफिट यहाँ पर एनालिसिस की जाती है। टेक्निकल इशू देखा जाता है कि उसमें कितनी रिस्क है, देयर इज़ सॉल्यूशन और नॉट। ऑपरेशन फिजिबिलिटी में कि वो जो हम सर्विस देंगे इट्स रिलायबल और नॉट। शेड्यूल है तो उस ड्यूरेशन के अंदर हमें वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना है। तो ये इस तरीके से इन पॉइंट पर क्या की जाती है, स्टडी की जाती है फिजिबिलिटी स्टडी। तो जिसमें मेन चीज़ हमने देखा कि व्हाट वी गिव इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कितना उसमें कॉस्ट हमने इन्वेस्ट किया है। आप यदि बिज़नेस को माइंड में रखें या फिर हम किसी प्रोजेक्ट को दिमाग में रखते हैं, हम एक प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कितना पैसा हमें लगाना है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसमें, और फिर उससे हमें रिटर्न कितना मिलेगा, उसका बेनिफिट। यदि कॉस्ट और बेनिफिट सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी हम यदि किसी उसमें भी उसका कॉस्ट और बेनिफिट देखा जाता है कि हमारे से जो पैसा लगाया जा रहा है क्या हमें उसके अकॉर्डिंग उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है एनालिसिस, जो कि SDLC का थर्ड फेज होता है, जिसमें हम देख सकते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, इंटरव्यू, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज एंड डेटा डिक्शनरी। ये जो एनालिसिस के ये मेन पॉइंट, मतलब एनालिसिस के अंदर ये सारे मेन पॉइंट्स आते हैं। इससे हम क्या समझेंगे कि एनालिसिस एक ऐसा फेस होता है जिसमें अब तक स्टडी और जो प्लानिंग की गई है उनके बेस पर पूरा डेटा का कलेक्शन किया जाता है, पूरा एनालिसिस किया जाता है। और डेटा को कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि जो भी आप वर्क करेंगे वो अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी भी कॉलेज के लिए एक वेबसाइट को डेवलप करना है, तो उस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए मुझे उसका पूरा मुझे क्या चाहिए होगा, डेटा, कि वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी डेटा का जो कलेक्शन है वो मुझे चाहिए, जिसके बेस पर मैं अपने प्रोजेक्ट को एनालिसिस करूँगी और उसको डिज़ाइन करेंगे हम। तो यहाँ पे ये एनालिसिस फैक्टर में सबसे पहले आता है डेटा फ्लो डायग्राम, कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक फ़्लो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या डेटा है वो किस फ्लो में जा रहा है। तो ये पहला होता है जिसमें एनालिसिस में देखा जाता है डेटा फ्लो डायग्राम। सेकंड होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के माध्यम से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो ये जस्ट एनालिसिस में डेटा का कलेक्शन का ये अलग अलग जो प्रोसेस है वो सारी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं एनालिसिस में, जिसमें इंटरव्यू है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हमने इंस्पेक्शन और ये इस तरीके की चीज़ों का आपने सुना होगा कि ऑफिस वगैरह या किसी कंपनी, तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन मतलब डायरेक्ट वहाँ जाकर उस चीज़ को देखना कि किस प्रकार से वहाँ काम किया जा रहा है। और नेक्स्ट होता है क्वेश्चनरीज, जिसका मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं या मुझे किसी के लिए वेबसाइट बनाना है, तो मैं वहाँ पर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी कि कैसे। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आप पूछ के मेल, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मेल क्वेश्चनरीज, ओपन क्वेश्चनरीज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से आप इन क्वेश्चंस के द्वारा डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। और डेटा डिक्शनरी का मतलब हुआ कि ये जो सारी प्रोसेस से इंटरव्यू था, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन था, और ये सारी प्रोसेस के थ्रू आप पूरे डेटा का कलेक्शन एक साथ रखेंगे, तो वो क्या कहलाता है, डेटा डिक्शनरी। तो इस तरीके से जो एनालिसिस वाला जो मेन हमारी थर्ड स्टेज है, जिसमें मेन काम होता है डेटा का कलेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट होता है, अब हमने थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लिया, डेटा का कलेक्शन अब हमारे पास है कि हमें किस प्रकार से प्रोजेक्ट को बनाना है। नेक्स्ट होता है डिज़ाइनिंग। इट मीन्स कि अब मैंने किसी कॉलेज के लिए एक वेबसाइट को डेवलप करना था, तो मैंने उसकी डिज़ाइनिंग मैंने उसका एनालिसिस कर लिया, डेटा का कलेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट मैं उसके लिए क्या करूँगी, उसका एक लेआउट तैयार करेंगे। डिज़ाइनिंग फेज़ में आप ये कह सकते हैं कि आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड लेआउट तैयार किया जाता है, रिपोर्ट लेआउट तैयार किया जाता है। मींस आप इसमें हम कह सकते हैं पेन कॉपी हमने लिया और उसमें हम जैसे हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आप कहीं ना कहीं एक पूरा फ्लो चार्ट तैयार करेंगे कि आपका फर्स्ट पेज क्या होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए। तो कौन से कितने पेज आपकी वेबसाइट में होंगे, कौन कौन से पेज पर क्या क्या कंटेन होंगे। तो हम एक तरीके से ये एक डिज़ाइनिंग पार्ट अपना तैयार करते हैं। तो ये भी किसी भी जो फेज़ है हमारे जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, ये फोर्थ फेज़ होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, जिसमें रिकॉर्ड लेआउट, रिपोर्ट लेआउट और एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम पूरे हमारे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप लोगों ने HTML पर काम करा है या फिर आप लोगों ने कोई वेबसाइट VB.NET, ASP.NET, तो इस पर हम जो बनाते हैं वेबसाइट को, तो इट मीन्स व्हाट, वो हम एक तरीके से उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। वो एक लेआउट होता है वेबसाइट का, तो वो डिज़ाइन किया जाता है। जैसे हमें एक सिस्टम को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है कि किस प्रकार से इनपुट होगा और किस प्रकार से हमें उसका आउटपुट प्राप्त होगा, जिसमें ये रिपोर्ट, स्क्रीन और ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर नेक्स्ट आती है, फिफ्थ स्टेज है हमारी टेस्टिंग। टेस्टिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे यदि मैं इससे पहले फेज़ डिज़ाइनिंग की हम बात करें, तो इस फेज़ में हमने डिज़ाइन तैयार किया। फिर जब हमने कंप्लीट कर लिया अपने प्रोजेक्ट को, डिज़ाइन कर लिया, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग का मतलब होता है कि उसको ये देखना कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है या हमने जो भी काम करा है उस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कोई, तो उसमें सभी प्रकार की टेस्टिंग, हम अब उसकी टेस्टिंग करेंगे कि उसमें किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं है। तो ये हमारी टेस्टिंग मेथड होती है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि जैसे हमने मोबाइल डेवलप किया, तो वो जब आप बना देते हैं उसके बाद वो एक टेस्टिंग जो प्रोसीजर होती है, टेस्टिंग फेस होता है, उससे होकर उसको जाना पड़ता है। तो टेस्टिंग वाली प्रोसेस में ये देखा जाता है कि हमने जो बनाया है उसमें यदि किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है तो वो आगे स्टेप जाएगी, और यदि उसमें किसी प्रकार की एरर आती है तो हम उस एरर को सॉल्व करेंगे। तो ये होती है टेस्टिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट फेस है SDLC का। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका शायद से नाम से बहुत हद तक हमें डेफिनेशन और इसके बारे में क्लियर होता है। इम्प्लीमेंट करना, जैसे यहाँ डायग्राम में दिया है, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। तो इससे क्या समझे हम कि ओल्ड सिस्टम मतलब हमने अभी एक पुराना सिस्टम, हमने फ़ीस काउंटर, फ़ीस के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, तो वो हमारा पुराना सिस्टम था। अब हमने नया सिस्टम तैयार कर लिया है, तो अब हमें पुराने की जगह पर नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। पुराने सिस्टम को हटाकर अब हमें नया सिस्टम रखना है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि हम एकदम से हम नए सिस्टम को लाकर रख दें और पुराने वाले सिस्टम को हटा दें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यूज़र को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है।
तो या तो इसमें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इस नए सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दोनों सिस्टम को हम एक साथ चलाएंगे, और जैसे ही हम धीरे धीरे करके नए सिस्टम पर परफेक्ट होते हैं तो हम पुराने वाले सिस्टम को हटाकर नए सिस्टम को के साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाती है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। तो यहाँ पर ये एक लास्ट हमारे SDLC की फेस है मेंटेनेंस। तो नाम से क्या समझ में आया कि यदि हमने कोई भी चीज़ है, प्रोजेक्ट को बना लिया, हमने एक वेबसाइट को डेवलप कर लिया है, टेस्टिंग हो चुकी है, उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, फाइनली हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो हमेशा क्या मांगता है, मेंटेनेंस। ये एक ऐसी प्रोसेस है SDLC की जो कि ये तब तक चलेगी जब तक कि हमारा जो सिस्टम है वो चलेगा। जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आपको हर चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, मेंटेनेंस। जैसे यहाँ पे एक हमने बाइक परचेज़ की है तो वो भी क्या मांगती है, समय समय पर मेंटेनेंस मांगेगी। उसको ख़रीद लेने तक का खर्च ही हमारा नहीं होता, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कि हमें उसको मेंटेन भी करना है। ऐसे ही हमने यदि किसी सॉफ्टवेयर को बनाया या हमने एक कंप्यूटर को या हमने लैपटॉप को ख़रीदा है तो ख़रीद लेने तक का नहीं, उसको मेंटेन भी हमें करना होगा। तो दिस इज़ प्रोसेस जो कि कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि आपका सिस्टम चलेगा। तो ये हमारे SDLC के कंप्लीट क्या थे, पॉइंट्स थे, 7 फेज थे। और इस SDLC को कभी आप अपने सिलेबस को यदि एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी SDLC के अंदर ही आपका कंप्लीट सिलेबस विजिट करता है। तो आप इसको हर प्रोसेस को आपने एग्जाम्पल के साथ इनको हम लिख सकते हैं। थैंक यू।